डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का हमारा अध्ययन विषय है ज्योग्राफी प्रैक्टिकल और इसमें हम अध्ययन करेंगे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की जो टॉपिक है इसमें उसका अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, महत्व, विशेषता और उसके प्रकार, इन सभी तथ्यों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ही स्टार्ट करते हैं परिकल्पना के जो अर्थ है उससे। जो हाइपोथेसिस वर्ड है इसको हिंदी में परिकल्पना कहा जाता है। परिकल्पना किसी भी समस्या के समाधान के लिए वह उत्तर है या तर्क है जिसकी हम क्या कर सकते हैं, तर्कपूर्ण उसकी वैधता की जांच की जा सकती है। यानी कि हम जो विचार प्रस्तुत कर रहे हैं वे सही हैं या वैध है या नहीं है, इसका जांच हम प्रस्तुत कर सकें, वो ही क्या कहलाता है, हमारा परिकल्पना के अंतर्गत आता है। और जिसकी तर्कपूर्ण जांच हम नहीं कर सकते, वो हमारे केवल विचार बनकर रह जाते हैं, वो परिकल्पना में नहीं आता। तो इसमें एक अंतर होता है परिकल्पना और विचार में, कि जो परिकल्पना होता है उसे हम क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, उसका तर्कपूर्ण जांच कर सकते हैं। और जो विचार होता है उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको सिद्ध नहीं कर सकते। तो ये होता है परिकल्पना। तो जो परिकल्पना है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस कल्पना। परि का मतलब होता है चारों ओर और कल्पना का मतलब होता है चिंतन। यानी कि जो भी समस्या या सर्च हम पॉइंट लिए हैं उसके सभी पहलुओं का क्या करेंगे, पहले अध्ययन करेंगे। यानी कि चारों ओर की जो तथ्य है, यानी कि सभी ओर के जो तथ्य है उनका अध्ययन करेंगे, फिर उसका चिंतन करेंगे। इन दोनों को मिला करके क्या निर्माण होता है, हमारा परिकल्पना का निर्माण होता है, जिसका हम तर्कपूर्ण वैध है कि नहीं ये जांच कर सकते हैं और वह सिद्ध हो जाता है। ठीक है, ये होता है परिकल्पना। परिकल्पना अनुसंधान समस्या से संबंधित समस्त संभावित समाधानों पर विचार करता है। इस प्रकार समस्या चयन के पश्चात जो परिकल्पना है उसका स्थान अनुसंधान यानी कि रिसर्च कार्य में दूसरा होता है। यानी कि हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पहला कार्य क्या करते हैं, हम किसी भी समस्या का चयन करते हैं या जिस पर हमें शोध करना है उस टॉपिक का चयन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम उससे संबंधित परिकल्पना का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये होता है सेकेंड। फिर है कारगिल। अब हम देखते हैं परिभाषा। इसमें करगिलंगर के अनुसार इसका परिभाषा देखते हैं। जो करलिंगर महोदय है उन्होंने परिभाषित किया है कि परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन है। यानी कि इसमें दो या दो से अधिक चर बताया गया है। तो ये चर है क्या, चर का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, हम बताते हैं। चर का मतलब क्या होता है, बैरियर्स। यानी कि जो तथ्य या ऑब्जेक्ट या जो समस्या हम लिए हैं उसको कहा जाता है चर। या ये चर जो है कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई तथ्य भी हो सकता है। यानी कि ये क्या है, जो ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं उसमें रिसर्च में वही होता है चर। इसके मध्य का जो संबंध है इसी को दर्शाता है परिकल्पना। ठीक, फिर है जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार जो हाइपोथेसिस है वो क्या है। तो उनके अनुसार जो परिकल्पना है वो क्या है, एक विचार युक्त कथन है जिसका प्रतिपादन किया जाता है और अस्थायी रूप में उसे सही मान लिया जाता है और निरीक्षण प्रदत्तों के आधार पर, तथ्यों पर तथा परिस्थितियों के आधार पर व्याख्या की जाती है, जो आगे शोध कार्यों को निर्देश देता है। यह है उनकी परिभाषा। ठीक है, अब हम चलते हैं जो हाइपोथेसिस है उसकी इम्पोर्टेंस पर, यानी कि उसके महत्व को अध्ययन करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस या सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पना का महत्व। वान डेलेन के अनुसार परिकल्पना अनुसंधान में निम्नलिखित महत्व रखता है। वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट है परिकल्पना तथ्यों की सार्थकता को निर्धारित करता है। यदि हम कोई भी शोध कार्य या रिसर्च कार्य करते हैं तो वो क्या करता है, उसका निर्धारितता जो है वो परिकल्पना के माध्यम से होता है। यानी कि उसको सार्थक सिद्ध कौन करता है, परिकल्पना करता है। पहले तो समस्या का चयन करते हैं फिर उसका परिकल्पना निर्माण करते हैं, तभी क्या होता है, वह सार्थक होता है जो रिसर्च है वह। ये इसका महत्व है। फिर है परिकल्पना समस्या एवं समाधान के मध्य की मजबूत कड़ी है। यह समस्या को समाधान तक पहुंचाती है। यदि हमारे सामने कोई समस्या है तो हम क्या करेंगे, उसका समाधान तक तभी पहुंचेंगे जब हम उस पर विचार करेंगे। यदि हम विचार नहीं करते हैं तो समाधान तक पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि हमें किसी भी समस्या के बारे में पता ही नहीं चलेगा यदि हम विचार नहीं करेंगे तो।
ये होता है, यानी कि उसके बीच की कड़ी है ये परिकल्पना जो है। फिर है परिकल्पना समस्या का सीमांकन करती है। तो परिकल्पना जो है समस्या का सीमांकन किस प्रकार से करता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन अभी की क्या है, सबसे बड़ी समस्या बन गई है। जनसंख्या वृद्धि तेज गति से हो रहा है, हम इस पर क्या करेंगे, रिसर्च कर रहे हैं। तो इसमें परिकल्पना का निर्माण किस प्रकार से करेंगे, जनसंख्या वृद्धि वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या, ये हमारा टॉपिक हो गया। अब ये समस्या वर्तमान की कैसे बनी जनसंख्या वृद्धि, उसके पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क, इस पर हम क्या करेंगे, चिंतन करेंगे। ये क्या होता है, जो चिंतन से परिणाम हमारा निकलेगा वो हमारा सीमांकन बनकर आएगा कि हमारी जो पक्ष में तर्क है वो मतलब कि जो जनसंख्या वृद्धि का जो कारण है वो यहाँ तक के सीमित है, इन इन कारणों से हो रहा है। ये सभी क्या है, उसके सीमांकन के जो तथ्य है वो बनते हैं, जो परिकल्पना हम निर्माण करते हैं वो। फिर सेकेंड टॉपिक है परिकल्पना अनुसंधान की संपूर्ण कार्यरेखा को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो अनुसंधान यानी कि रिसर्च कार्य करते हैं उसकी रूपरेखा को कौन निर्धारित करता है, हमारा परिकल्पना निर्धारित करता है। जिस प्रकार से हम परिकल्पना तैयार करेंगे वैसे ही उसका कार्य क्या है होता है, संचालित होता जाएगा। फिर है परिकल्पना प्रदत्त के संकलन का आधार प्रस्तुत करती है। जो परिकल्पना है वो प्रदत्त का मतलब क्या होता है, आंकड़े होता है, और संकलन का मतलब क्या होता है, आंकड़ों का एकत्रण, उसका आधार प्रस्तुत करता है। हम जो आंकड़े हैं वो तभी एकत्रित करते हैं जब हमारे पास कोई चिंतन हो या विचार हो किसी समस्या को लेकर या कोई रिसर्च को लेकर या किसी टॉपिक को लेकर। परिकल्पना नवीन अनुसंधान मार्ग प्रशस्त करती है, ये नेक्स्ट पॉइंट है। परिकल्पना किस प्रकार से नए मार्ग को प्रशस्त करता है या मार्गदर्शन करता है। किसी भी समस्या को हम टॉपिक लेकर के उठाते हैं तो उसमें हम किसी भी प्रकार की चिंतन करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारे आगे के लिए मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार से वो मार्ग प्रशस्त करते हैं। फिर है परिकल्पना समुचित एवं प्रभावी उपकरणों के चयन में सहायक होती है। जो परिकल्पना है वो क्या करता है, हमें उचित रास्ता और उसके संबंधित प्रभावी जो उपकरण है, हमारी जो परिकल्पना है उसको संपूर्ण रूप से संपन्न हो, इसके लिए जितने भी उपकरण की आवश्यकता हो उसके लिए क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। फिर है परिकल्पना की प्रकृति, नेचर ऑफ हाइपोथेसिस। नेचर ऑफ हाइपोथेसिस, इसमें किसी भी परिकल्पना की प्रकृति ये जो है निम्न कारणों से या निम्न रूपों में हो सकती है। इसमें फर्स्ट है परिकल्पना के परीक्षण। ये जो हमारी परिकल्पना है ये परीक्षण की योग्य होनी चाहिए। यदि हम परिकल्पना तैयार कर रहे हैं तो उसे बाद में यदि किसी भी प्रकार के तर्क वितर्क से परीक्षण की जाए तो वो क्या हो, सत्य सिद्ध हो, इस प्रकार से। फिर है संदर्भ बिंदु क्रियात्मक, प्रयोगात्मक और घोषणात्मक हो। जो हमारा परिकल्पना है उसका जो संदर्भ बिंदु है वो क्रियात्मक भी होना चाहिए, प्रयोगात्मक भी होना चाहिए और घोषणात्मक भी होना चाहिए। फिर है चरों के मध्य कार्य कारण संबंध हो। तो चरों के मध्य कार्य कारण संबंधों का मतलब क्या होता है, हमारी जो परिकल्पना है उसमें जो तथ्य लिए हैं या जो दो वस्तु लिए हैं या जो समस्या से संबंधित जो भी बैरियर्स लिए हैं, ऑब्जेक्ट लिए हैं, उसके मध्य क्या होना चाहिए, कार्य कारण का संबंध होना चाहिए। ये होता है परिकल्पना की विशेषता। फिर है संबंध की स्पष्टता हो। जो हम चर है उनके मध्य क्या होना चाहिए, जो संबंध है वो स्पष्ट होने चाहिए, यानी कि ये समस्या इस कारण से हुआ है, ये क्या हो गया, उसका स्पष्ट चर हो जाता है। फिर है वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र बिंदु। जो हमारा परिकल्पना है वो जो हमारा वैज्ञानिक अनुसंधान है उसका केंद्र बिंदु होना चाहिए या होता है। फिर है हमारा जो परिकल्पना है वो विकास उन्मुखी होना चाहिए, ये इसका प्रकृति होता है। जैसे कि हम जो परिकल्पना निर्माण कर रहे हैं वो रूढ़िवादी ना हो, वो भविष्य के लिए क्या हो, मार्ग प्रशस्त करे, ऐसा होना चाहिए। फिर है इसमें शोध प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिए। जो हमारा परिकल्पना है इसमें जितने भी हमारे रिसर्च प्रश्न है उसका स्पष्ट आंसर हमें क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। जैसे कि हम जिस उद्देश्य को लेकर के क्या कर रहे हैं, रिसर्च कार्य कर रहे हैं, तो उस उद्देश्य का हमारा जो आंसर है यानी कि वो उद्देश्य हमारा पूरा होना चाहिए हमारे रिसर्च के,
तभी वो हमारा परिकल्पना क्या होगा, पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर है परिकल्पना की विशेषता। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस, निगमनात्मक चिंतन पर आधारित। जो परिकल्पना होता है वह निगमनात्मक चिंतन पर आधारित होता है। यानी कि निगमनात्मक मतलब क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये क्या होता है, आगमनात्मक होता है। और निगमनात्मक जस्ट उसके विपरीत होता है, इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। यानी कि जो उदाहरण है उससे हम क्या करते हैं, सिद्धांत के निर्माण करते हैं। पहले उदाहरण का अध्ययन करते हैं, फिर उससे संबंधित जो तथ्य निकलता है उससे सिद्धांत के निर्माण करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो परिकल्पना की विशेषता में निगमनात्मक चिंतन पर आधारित होता है। हमारा जो परिकल्पना है वो निगमनात्मक चिंतन पर आधारित होता है। पहले हम कोई और समस्या होती है जिससे संबंधित ये जो चिंतन करते हैं, इसके बाद अपनी जो समस्या है या अपनी जो शोध है उसका चिंतन कर हम परिकल्पना निर्माण करते हैं, इसीलिए इसे निगमनात्मक कहा जाता है। फिर है शाब्दिक स्पष्टता। हम जो परिकल्पना तैयार कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, उसका शाब्दिक स्पष्टता होनी चाहिए, ताकि सभी उस शब्द को समझ सके स्पष्ट रूप से। फिर है पुष्टि हेतु प्रविधियों की उपलब्धता। ये प्रविधियां क्या है, जो तथ्य है या आंकड़े हैं उसकी उपलब्धता पर्याप्त होनी चाहिए, ताकि हमारी परिकल्पना क्या हो सके, सिद्ध हो सके। फिर है सिद्धांत, तथ्य, नियम एवं अवधारणाओं से मुक्त हो। हमारी जो परिकल्पना है वो कैसे इनसे मुक्त हो, क्योंकि गांव में क्या होता है, कुछ रूढ़िवादी अवधारणा या नियम या तथ्य या सिद्धांत बने होते हैं पुराने समय के, उनको लेकर के चलते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, गांव वगैरह में शोध करने जाते हैं या किसी स्थान पर शोध करने जाते हैं, तो उन्हीं से रिसर्च करके उन्हीं के बातों को उसमें क्या कर देते हैं, पूरे तर्कपूर्ण जांच न करके उनकी बातों को ही उसमें अपने रिसर्च में जोड़ लेते हैं या उसमें स्थान दे देते हैं। जिससे क्या होता है, वो जो हमारा परिकल्पना होता है वो जो रूढ़िवादी सिद्धांत है या तथ्य है या नियम है या अवधारणा है उससे युक्त हो जाता है, यानी कि उसमें सम्मिलित हो जाता है। जिससे क्या होता है, जो हमारा परिकल्पना है वो दूषित हो जाता है। इसलिए इसमें कहा गया है कि जो जो पुराने सिद्धांत वगैरह है, तथ्य है, नियम है या अवधारणा है, जो क्या होता है, ग्रसित होता है, उससे मुक्त होना चाहिए हमारा जो परिकल्पना है वो। फिर है मितव्ययी हो। हमारा जो परिकल्पना है वो कैसा होना चाहिए, ये मितव्ययी हो, यानी कि सभी इसको अपना सके, ऐसा होना चाहिए। फिर है प्राकृतिक नियमों के अनुरूप। हमारा जो परिकल्पना है वो प्राकृतिक नियमों के अनुरूप होना चाहिए। फिर है परिकल्पना के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर परिकल्पना 3 प्रकार के होते हैं। एक है शोध परिकल्पना, जिसे रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं। सेकंड है शून्य परिकल्पना, जिसे नल हाइपोथेसिस कहते हैं। और तीसरा जो है वो है सांख्यिकी परिकल्पना, जिसे आपका स्टैटिक हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं शोध परिकल्पना के बारे में, यानी कि रिसर्च हाइपोथेसिस। इसे कार्यात्मक परिकल्पना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, शोध परिकल्पना में या रिसर्च परिकल्पना में इसमें हम कर्क देखते हैं या कर्क सीखते हैं। यह इसी सिद्धांत पर आधारित है, इसीलिए इसे शोध परिकल्पना या रिसर्च परिकल्पना कहा जाता है। यह एक प्रकार का शोध परिकल्पना है, इसमें हम रिसर्च करने के बाद परिकल्पना जो है तैयार करते हैं। शोध परिकल्पना को 2 प्रकार में बांटा गया है इसमें। एक है दिशात्मक और एक अदिशात्मक। अदिशात्मक और दिशात्मक का मतलब क्या होता है, जो दिशात्मक होता है वो एक प्रकार का संकेत प्रस्तुत करता है किसी तथ्य के ऊपर, और जो अदिशात्मक होता है वो क्या होता है, वो समान होता है, किसी पर क्या करता है, अंतर वगैरह या संकेत नहीं करता। ठीक, उदाहरण के लिए देखते हैं, सुमन और अंकिता की लंबाई में अंतर है। ये देखिए, ये दोनों में क्या है, उसमें अंतर है, लेकिन क्या-क्या है, संकेत नहीं किया गया है कि सुमन की लंबाई अंकिता से इतनी अधिक है या इतनी कम है। इस प्रकार से उसमें संकेत नहीं किया गया है, केवल इतना कहा गया है कि इसमें अंतर है। यानी कि ये क्या है, आपके अधिशात्मक परिकल्पनाएँ आ जाएगा, नॉन डायरेक्शनल। यदि इसमें ये कहा गया रहता है कि सुमन की जो लंबाई है, वो अंकिता की लंबाई से कम है या ज़्यादा है, तो ये क्या होता है, दिशात्मक होता है, क्योंकि वह एक दिशा को संकेत करता है कि सुमन क्या है, अंकिता से या तो लंबाई में ऊंचा है या लंबाई उसका कम है, इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
फिर है सेकेंड उदाहरण, सुमन की लंबाई अंकिता की अपेक्षा कम है। ये देखिए आपका दिशात्मक परिकल्पना आ गया। इसमें क्या किया गया है, सुमन की लंबाई अंकिता की अपेक्षा कम है, यानी कि सुमन की जो लंबाई है वो कम है अंकिता से, ये कहा गया है। यानी कि इसमें अंकिता की ओर संकेत दिया गया है कि अंकिता क्या है, सुमन से लंबी है, और सुमन क्या है, अंकिता से छोटी है। ये क्या है, एक दिशात्मक परिकल्पना है। अब देखते हैं शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि नल परिकल्पना, रथ परिकल्पना या एनोवा परीक्षण के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के मध्य से अनुसंधानकर्ता चरों के बीच कोई अंतर नहीं होने के संबंध को उल्लेख करता है, यानी कि उसके मध्य 0 परिणाम निकलता है। इस परिकल्पना का उपयोग केवल सांख्यिकी की सार्थकता के परीक्षण के लिए किया जाता है। इसे नल परिकल्पना या रथ परिकल्पना इस नामों से भी जाना जाता है। इसमें चर के बीच कोई भी भिन्नता नहीं होती। इसे एनोवा परीक्षण में ज्यादातर प्रयोग करते हैं, यानी कि इसमें समानता स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण यहाँ पास दिया हुआ है, विज्ञान वर्ग के जो छात्र है उसकी आईक्यू लेवल, जो कला वर्ग के छात्र है उनकी आईक्यू लेवल, दोनों क्या होता है उसमें कोई अंतर नहीं होता, यानी कि समान होता है। इस प्रकार के जो टॉपिक है इसको शून्य परिकल्पना या नल हाइपोथेसिस या एनोवा परीक्षण या रथ परिकल्पना के अंतर्गत रखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एक संख्यात्मक अभिक्षमता परीक्षण में पुरुष तथा महिला विद्यार्थी एक समान प्रदर्शन करते हैं। ये भी समानता से संबंधित है। उदाहरण के लिए दोनों उदाहरण जो है शून्य परिकल्पना से संबंधित है। अतः यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स ए बराबर एक्स बी परिकल्पना को स्पष्ट करेंगे हम इस प्रकार से। तो ये क्या कहलाता है, हमारा शून्य परिकल्पना, नल परिकल्पना या रथ परिकल्पना या एनोवा परीक्षण, इन नामों से जानते हैं हम इसको। फिर है सांख्यिकी परिकल्पना, स्टैटिकल हाइपोथेसिस। जब शोध परिकल्पना का शून्य परिकल्पना को सांख्यिकी के पदों में अभिव्यक्त करते हैं तो उसे सांख्यिकी परिकल्पना कहते हैं। सांख्यिकी परिकल्पना को सांख्यिकी पदों में व्यक्त करने के लिए विशेष संकेतों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो शोध परिकल्पना है वह शून्य परिकल्पना है, उसको क्या करते हैं हम सांख्यिकी परिकल्पना में प्रस्तुत करते हैं। यानी कि सांख्यिकी, उसमें जो आंकड़े होते हैं सांख्यिकी आंकड़े, यानी कि संख्या पर आधारित आंकड़े जो होते हैं उसको प्रस्तुत करते हैं, तो वो सांख्यिकी परिकल्पना के अंतर्गत आते हैं। सांख्यिकी परिकल्पना को सांख्यिकी पदों में व्यक्त करते हैं, उसके लिए कुछ संकेत के प्रयोग करते हैं, जैसे कि यदि शोध या सांख्यिकी परिकल्पना यह है कि समूह में क बुद्धि लब्धि, यानी कि क आईक्यू में समूह ख से श्रेष्ठ है, यानी कि क क्या है, सर्वश्रेष्ठ है किससे, ख से। तो इसमें सांख्यिकी परिकल्पना H1 तथा H0 के पदों में निम्नानुसार होगी। H1 क्या है, ये बुद्धिमान है किससे, ख से। तो इसमें ये देखिए H ए जो दिया हुआ है वो क्या है, बुद्धिमान है किससे, एक्स बी से। फिर है जो H0 है उसमें भी इसको स्पष्ट करते हैं, एक्स ए जो है क्या है, बुद्धिमान है किससे, एक्स बी से। ये देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसे निशान पड़ा है तो ये वाला बड़ा होगा, और ये यदि ऐसे निशान पड़ा है तो ये बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें किसके ओर है, एक्स ए की ओर, यानी कि एक्स ए क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। और यहाँ पास भी वही कहा गया है, का बुद्धि लब्धि में समूह ख से श्रेष्ठ है। ये देखिए ये होता है सांख्यिकी परीक्षण। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। यदि आपके पास कोई और प्रैक्टिकल टॉपिक हो तो आप उसमें लिख करके कमेंट कर दिया करिए, ताकि हमें उसे समझाते बन जाए और नोट भी आपको इस प्रकार से आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।